फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर प्रकाश में यहाँ पे पार्ट नंबर 2 में बात करने वाले हैं समतल दर्पण पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल के बारे में। तो ये हमारी जो क्लास होने वाली है साइंस के न्यूमेरिकल की, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आपके कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए आपके जो साइंस का न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो समतल दर्पण पर कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जिसको आप अगर समझ लेंगे तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन समतल दर्पण के क्वेश्चन को करने से पहले हमें समतल दर्पण को समझ लेना होगा। अगर हम समतल दर्पण को अच्छे से जान लेंगे कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनके जो क्वेश्चंस होंगे वो हमें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समतल दर्पण क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लें, फिर हम यहाँ पे न्यूमेरिकल पर वापस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समतल दर्पण जो है वो प्रकाश के परावर्तन पर आधारित एक घटना है। अब देखिए यहाँ पे जो सीधा दर्पण होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं, यानी प्लेन का मतलब होता है बिल्कुल सीधा दर्पण होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो ये मान लेते हैं जो यहाँ पर हमने जो खींचा हुआ है ये एक समतल दर्पण है, और ये इसका अभिलंब है, या इस कह सकते हैं कि समतल दर्पण का परावर्तक, जो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है उस पर एक समांतर रेखा खींची। इसी पर हम एक वस्तु रखकर देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक वस्तु है इसको मान लेते हैं, जो इसकी वस्तु की ऊंचाई है या लंबाई है वो h1 है। तो h1 ऊंचाई की एक वस्तु को हमने समतल दर्पण के सामने रखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि समतल दर्पण के सामने इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो समतल दर्पण हो या कोई भी दर्पण हो, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उस वस्तु की 2 किरणें कम से कम दर्पण पर पड़नी चाहिए। तो पहली किरण हम क्या करते हैं, एक समांतर किरण भेजते हैं, यानी इस जो हमारा परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु की जो रेखा है, जो हमारा एक प्रकार से अभिलंब का काम करे, इसके समांतर एक हम किरण खींचेंगे जो यहाँ पर दर्पण पर जाकर पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक किरण जो है हम इस वस्तु से सीधी रेखा में चला रहे हैं। ठीक है, तो एक वस्तु को हमने यहाँ पे सीधी रेखा में खींच दिया। तो ये हमारी वस्तु हो गई जो कि सीधी रेखा में दर्पण से गई। और हमने प्रकाश के परावर्तन में, इसके पहले क्लास में जब न्यूमेरिकल किए थे प्रकाश के परावर्तन में, उसमें बताया था जब भी कोई प्रकाश किरण दर्पण पर सीधी आपतित होती है तो वह पुनः उसी मार्ग पर सीधे वापस लौट जाती है। तो यानी जैसे ही इस पर वो आपतित होगी वो पुनः इसी प्रकार से वापस लौट जाएगी, और ये इस प्रकार से यहाँ पर आगे निकल जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो जो पहली किरण हमने खींची वो सीधी खींची है, और सीधी किरण जो होती है 0 कोण पर जाती है और 0 कोण पर ही वापस हो जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी कड़ी है हमारा यहाँ पे हम ध्रुव मान लेते हैं। ये हमारा क्या है, ध्रुव है, इस बिंदु को हम ध्रुव लिख देते हैं। और एक किरण हम यहाँ पर इस ध्रुव पर खींचेंगे, यानी अभिलंब पर खींचेंगे। और ये नियम होता है कि कोई भी प्रकाश की किरण हम अभिलंब से जितने कोण पे भेजेंगे, मान लेते हैं थीटा कोण पे भेजा है, तो जितने कोण पर भेजेंगे उतने ही कोण पर वो फिर से वापस लौट जाएगी। तो थीटा कोण पर हमने भेजी है अभिलंब के साथ, तो थीटा कोण पर ही अभिलंब से ये क्या हो जाएगी, वापस ऐसे लौट जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या है, किरण थीटा कोण पर वापस लौट गई है। अब एक किरण तो हमारी इधर चली गई, एक किरण हमारी इधर चलेगी, और हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो दो किरणों के मिलने से बनता है। तो एक किरण तो यहाँ पर जा रही है, एक किरण तो यहाँ पर जा रही है, तो हमारी किरणें तो कभी मिलेंगी नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब हमारी किरणें मिल जाती हैं तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगर हमारी किरणें नहीं मिलती हैं और उनको हम आभासी रूप से मिलाते हैं तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो आभासी बनता है। तो अब आभासी बनाने के लिए हम इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, इस प्रकार से हम इसको पीछे खींचेंगे। इसी प्रकार से ये रेखा जो इधर जा रही थी इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, तो इस प्रकार से इसको भी हम यहाँ पे पीछे खींच रहे हैं। अब तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बिंदु पर ये मिलती हुई नजर आएंगी, यानी आप वास्तविक तौर पे तो नहीं मिलेंगी लेकिन आभासी रूप से देखा जाए तो इस प्रतिबिंब पर, इस बिंदु पर मिलेंगी। और इस बिंदु से हम क्या करेंगे, जो हमारा परावर्तक पृष्ठ का जो हमारा अभिलंब था इस पर अगर हम एक रेखा खींच दें तो ये जो हमारी बनी है यही हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। इसको हम H2 नाम देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। तो और प्रतिबिंब हमारा वास्तविक रूप से नहीं बना है बल्कि किस रूप से बना है, तो आभासी रूप से। तो पहली बात आपको याद रखना है कि जो प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है वो हमारा आभासी होता है, ना कि वास्तविक होता है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। अब H1 वस्तु रखी थी और उसका प्रतिबिंब आभासी रूप से H2 बन गया है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि हमने जो वस्तु की लंबाई ली थी वो H1 है और जो प्रतिबिंब बना है वो H2। अब इन दोनों को आप देखिए तो ऐसा फील होगा कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी समतल दर्पण में हम जितनी लंबाई की वस्तु रखेंगे हमारा प्रतिबिंब भी उतनी ही लंबाई का बनेगा। तो कह सकते हैं हम कि जो हमारी प्रतिबिंब की लंबाई है और जो वस्तु की लंबाई है वो दोनों बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि H1 जो हमने वस्तु की लंबाई मानी है वो बराबर होगी H2, यानी प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ही हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, तो ध्यान रखना है। समतल दर्पण में जितनी भी बड़ी वस्तु आप रखेंगे उतना ही बड़े उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए ये वस्तु है
और ये दर्पण है, इसके बीच की जो दूरी है इसको हम u से लिखेंगे, यानी वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी u लिखेंगे। और ये हमारा प्रतिबिंब है और ये हमारा दर्पण है, तो प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी को हम क्या लिखेंगे, v लिखेंगे। ध्यान रखना है ये क्या है, वस्तु की दूरी है दर्पण से। कौन सी है, वस्तु की दूरी है दर्पण से, और ये v जो हमारी है ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से। अब इसको भी आप अगर देखेंगे ध्यान से कि जो वस्तु की दूरी है u और जो प्रतिबिंब की दूरी है v, वो एक दूसरे के बराबर नजर आ रही हैं। तो कहने का मतलब है कि जितनी दूर हम दर्पण से वस्तु रखेंगे u, उतनी ही दूरी पर दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा v। तो 2 पॉइंट हमने आपको बता दिया कि जितनी दूरी पर आपकी वस्तु होगी उतनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा, और जितनी लंबाई की वस्तु रखेंगे उतनी ही लंबाई का प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे वस्तु जो हमने रखी है सीधी रखी है, और प्रतिबिंब भी हमारा क्या बना है, सीधा बना है और वस्तु के बराबर बना है। तो दूसरा पॉइंट रखना है कि जो वस्तु हमारी है वो आभासी होती है और साथ में क्या होती है, सीधा होता है। जो हमारा समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर ही बनता है। ठीक है, ये 2 बातें हो गई, इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। अब तीसरी बात आती है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति का समतल दर्पण पर पूरा प्रतिबिंब चाहते हैं, तो समतल दर्पण को उस वस्तु का, यानी जिस भी वस्तु का हम प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, कम से कम उसकी आधी लंबाई का होना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति है, मान लेते हैं एक व्यक्ति है जो कि 20 सेंटीमीटर की हाइट का है, और इस व्यक्ति का समतल दर्पण पर पूरा प्रतिबिंब बन जाए, इसलिए जो समतल दर्पण होगा इस व्यक्ति की लंबाई का कम से कम आधा होना चाहिए। आधे से ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम आधा। तो यानी 10 सेंटीमीटर का यहाँ पर प्रतिबिंब होगा, तभी इस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब यहाँ पर समतल दर्पण पर बन जाएगा। तो 3 बातें मैंने आपको बता दी। चौथी बात याद रखनी है कि अगर आप किसी भी वस्तु को समतल दर्पण की ओर अगर v वेग से ले जाएंगे, कितने वेग से, v वेग से, तो जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण की ओर 2v वेग से, यानी दुगने वेग से आएगा। अगर आप वस्तु को दर्पण की तरफ मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ले जाएंगे, तो प्रतिबिंब जो होगा दर्पण की तरफ या आपकी तरफ होगा वो दुगनी स्पीड यानी 20 की स्पीड से आपकी तरफ आएगा। तो ये भी पॉइंट याद रखना है, लेकिन बेसिकली हमें 3 पॉइंट याद रखना है। यानी किसी भी व्यक्ति का अगर आपको पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उस व्यक्ति की लंबाई का आधा दर्पण होना चाहिए। 3 पॉइंट हो गए हैं, यही याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है, अगर कोई 2 समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर हों, यानी कोई भी 2 समतल दर्पण हमने ऐसे रख दिए और उनके बीच में अगर थीटा कोण बनना है, तो उनके बीच बहुत सारे प्रतिबिंब बनेंगे और उन प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी, विषम होगी। यानी 1 होगा या तो 3 होगा या तो 5 होगा या तो 7 होगा, सम संख्या नहीं होगी। और उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है संख्या n बराबर 360/थीटा। थीटा का मतलब है कि जितने कोण पर रखें, अगर सम आंसर आता है तो 360/थीटा से 1 घटा दीजिए। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लेते हैं 2 हमारे समतल दर्पण हैं और उनके बीच का जो कोण है वो 90 अंश के कोण पर रखे हैं, तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बतानी है। तो n बराबर आपको लगाना है 360/थीटा, और थीटा का मतलब है कि इनके बीच का कोण, तो इनके बीच का कोण कितना है 90, तो 90 को 360 से डिवाइड करिए तो आपका 4 आया, और 4 आपका सम संख्या है, तो इसलिए आप क्या करना है, 1 माइनस कर देना है। अगर आंसर विषम आ रहा है तो माइनस नहीं करना है, लेकिन अगर आंसर सम आ रहा है तो 1 माइनस करेंगे, तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, कभी भी 2 समतल दर्पणों के बीच में अगर कोई भी कोण दिया है तो 360/थीटा कर दीजिए। अगर आंसर विषम आता है तो वही होगा, अगर सम आता है तो 1 माइनस कर देंगे। तो ये भी मैंने आपको बात इंपॉर्टेंट बता दी। अब हमने यहाँ पे समतल दर्पण को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है। अब हम आगे इनके न्यूमेरिकल को देखेंगे, जो कि 7-8 न्यूमेरिकल हमारे पास हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम उनको एक एक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कि एक समतल दर्पण पर रखी 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई होगी। अब देखिए यहाँ पे समतल दर्पण है, उस पर जो वस्तु रखी है वो 10 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो पूछा गया है जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई क्या होगी। तो हमने अभी बताया था कि जो वस्तु की लंबाई थी उसे हम h1 से लिख रहे थे और ये बराबर हो रही थी प्रतिबिंब की लंबाई h2 के। अब बोला गया कि समतल दर्पण पर रखी वस्तु 10 सेंटीमीटर लंबी, यानी जो वस्तु है वो 10, यानी h1 की वैल्यू 10 दी है, तो जाहिर सी बात है h2 जो हमारा प्रतिबिंब होगा उसकी वैल्यू भी तो 10 ही आएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से कर लिया है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान रखना है, जितनी बड़ी आप वस्तु रखेंगे उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु की लंबाई 10 है तो प्रतिबिंब की लंबाई भी क्या होगी, 10 होगी। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ आपको करना ही नहीं था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है एक वस्तु जो है समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। जो वस्तु है वो समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो जो समतल दर्पण में वस्तु की दूरी होती है उसे हम u से लिखते हैं, और u बराबर हमारा 20 सेंटीमीटर दिया है।
ठीक है। अब बोला गया कि बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दर्पण से दूरी क्या होती है, तो उसकी दर्पण की दूरी होती है v। तो हमें v का मान बताना है। तो ये भी हमने आपको बताया था कि जितनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा उतनी ही दूरी पर आपकी वस्तु होगी, या कह सकते हैं जितनी दूरी आपकी वस्तु रखी होगी उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो v का मान भी जो होगा आपके u के बराबर ही होगा। तो v का मान अगर 20 है तो u का मान भी क्या होगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होगा। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि जितनी दूर आपका प्रतिबिंब बनेगा उतनी दूर आपकी वस्तु होगी, या जितनी दूर आपकी वस्तु होगी उतनी दूर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। अगर हमने लेक्चर को अच्छे से समझ लिया ऊपर तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी रहने वाले हैं। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि एक समतल दर्पण में वस्तु तथा बनने वाले प्रतिबिंब के मध्य की दूरी 60 सेंटीमीटर है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताना है। बोला गया है कि जो वस्तु है और जो बनने वाला प्रतिबिंब है उनके बीच की दूरी 60 है। तो जहाँ पे देखिए ये समतल दर्पण हमारा हो गया और ये एक वस्तु हो गई और इस वस्तु का प्रतिबिंब ये यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो इनके बीच की दूरी यानी वस्तु से लेकर प्रतिबिंब के बीच की दूरी, मतलब ये जो हमारी टोटल है ये हमारी 60 दी है। अब हमें पता है कि जो वस्तु की दूरी है और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से दोनों बराबर होती हैं। अब टोटल 60 है तो इन दोनों को बराबर करने के लिए जाहिर सी बात है इसका आधा करना होगा। तो 60 का आधा कितना होगा, ये 30 हो जाएगी और इस तरफ की कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। यानी वस्तु की दर्पण से दूरी 30 हो जाएगी और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो हमसे यही पूछा गया दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो ये हो गया दर्पण, ये वाला दर्पण हो गया और ये आपका प्रतिबिंब हो गया और उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए सही हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 160 सेंटीमीटर है तो उससे समतल दर्पण पर अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक न्यूनतम दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी व्यक्ति की लंबाई होगी कम से कम उसकी लंबाई का आधा प्रतिबिंब होना चाहिए। तो 160 यहाँ पे लंबाई है तो 160 का आधा आप करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब तो कम से कम होना ही चाहिए। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, 80 सेंटीमीटर आपका न्यूनतम हो जाएगा। तो न्यूनतम जो आपसे पूछा गया वो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन के बाद आप यहाँ पे देखिए पांचवा क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है। पूछा गया कि समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है। तो समतल दर्पण का जो आवर्धन है इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। तो आवर्धन को m से लिखते हैं और m का फार्मूला होता है जो हमारा समतल दर्पण का जो आवर्धन है इसका फार्मूला होता है प्रतिबिंब की लंबाई, ध्यान रखना है क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे होता है वस्तु की लंबाई। तो समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ये समतल दर्पण का फॉर्मूला होता है। और हमने समतल दर्पण में पढ़ा है कि जो h1 वस्तु की लंबाई हमने मानी थी वो बराबर होती है h2 यानी प्रतिबिंब की लंबाई की। तो सवाल में देखिए प्रतिबिंब की लंबाई हमारी क्या है, तो प्रतिबिंब की लंबाई को हमने h2 माना था और वस्तु की लंबाई को हमने क्या माना था, h1 माना था। अब देखिए h1 की वैल्यू h2 के बराबर है तो यहीं पर क्या करते हैं, जहां पर h1 है वहां पर हम क्या रख देंगे, h2 रख देंगे। तो h2 से h2 कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और एक बात याद रखना है, इन दोनों की वैल्यू हम प्लस में लेंगे क्योंकि जब भी दर्पण आपका ऊपर बनता है तो उनकी वैल्यू प्लस लेते हैं। नहीं तो जो भी प्रतिबिंब बना है उन दोनों की वैल्यू हम प्लस में ले रहे हैं। अगर नीचे प्रतिबिंब बनता तो माइनस में लेते। तो दोनों जो हमारे वस्तु थी जो प्रतिबिंब था वो दोनों ऊपर ही रखे गए थे तो इसलिए इन दोनों की वैल्यू प्लस ली है। और जो समतल दर्पण है इसका आवर्धन कितना है, 1 है और 1 वो भी काहे का है हमारा, तो +1 है। तो ध्यान रखना समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो 1 या +1 भी आप लिख सकते हैं। तो कैसे निकाला, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को हमने h2 माना था, वस्तु की लंबाई को हमने h1 माना था और h1 और h2 आपस में बराबर थे तो h1 की जगह पे हमने h2 रख दिया और h2 कर जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यह हमारा यहाँ पे समतल दर्पण का आवर्धन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको लगा लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है। तो आपको ये हल नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है 1। अगर आपको +1 और -1 दोनों दिए जाए तो आपको +1 लगाना है। ठीक है। तो इसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी या कोई भी दर्पण हो उसकी फोकस दूरी निकालना उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब हमने समतल दर्पण में ध्यान से देखा था कि ये हमारा समतल दर्पण था, इधर हमारी वस्तु रखी थी, इधर हमारा प्रतिबिंब बना था और ये वस्तु की दूरी को हम u से लिखते थे और प्रतिबिंब की दूरी को हम यहाँ पे v से लिखते थे। ध्यान रखना है बाईं ओर जो चीज़ें होती हैं उनकी वैल्यू हम माइनस में लेते हैं और दाईं ओर जो चीज़ें होती हैं उनकी वैल्यू हम यहाँ पे प्लस लेते हैं। यानी वस्तु की जो दूरी होगी वो -u ली जाएगी और प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो +v ली जाएगी। और हमने पढ़ा था कि जो वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी v है वो आपस में बराबर थी। यानी हम कह सकते हैं कि u और v दोनों बराबर और इन दोनों की वैल्यू अगर हम x मान लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए 1/f बराबर हम क्या करेंगे 1/v, v की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे x ही ले लेंगे, और यहाँ पे बीच में प्लस 1/u की वैल्यू भी हम क्या लेंगे x लेंगे। लेकिन ध्यान रखना है u जो हमारा है वो वस्तु की दूरी है और वो बाईं ओर होती है, और जो चीज़ बाईं ओर होती है उसका जो मान होगा बस माइनस कर लेंगे। तो v और u के मान दोनों सेम है, क्योंकि दर्पण की दूरी वस्तु से और प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से दोनों बराबर होती हैं। बस हमने क्या किया है वस्तु की दूरी को माइनस ले लिया है और प्रतिबिंब की दूरी को प्लस लिया। अब देखिए ये माइनस यहाँ पे बीच में आ जाएगा, तो 1/x और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1/x। तो 1/f बराबर आप निकालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको पलटिए, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो इसको हम पलटेंगे तो f बराबर जो हमारा आएगा वो 1/0 आएगा, यानी क्या आएगा 1/0। और किसी संख्या को 0 से हम भाग देते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो अनंत आता है, यानी इन्फिनाइट आता है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो इन्फिनाइट यानी अनंत आई है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा। तो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछी जाए तो वो आप क्या बताएंगे अनंत यानी इन्फिनाइट बताएंगे। और कैसे आई मैंने आपको ये भी समझा दिया है, ठीक है। तो लेक्चर को हमने अच्छे से समझा था, इसलिए ये हमें चीज़ें और आसानी से समझ में आ रही हैं। तो इसको भी हमने अच्छे से समझा है। 2 और प्रश्न हैं, इनको भी हम आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख लिखा है कि एक वस्तु समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये एक वस्तु होगी, ये हमारा समतल दर्पण हो गया, और इनके बीच की जो दूरी दी है वो 30 सेंटीमीटर दी है। तो आप यहाँ पे एक बात याद रखिए, अगर वस्तु की दूरी समतल दर्पण से 30 है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब की दूरी भी समतल दर्पण से 30 हो जाएगी, तो हम इसको भी 30 ऑटोमेटिकली लिख लेते हैं। फिर अब बोला गया यदि वस्तु को दर्पण की ओर 20 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए, यानी जो अब वस्तु हमारी 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी थी अब इसको दर्पण की ओर 20 सेंटीमीटर बढ़ा दें, तो जब हम 20 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो आप यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे जो वस्तु होगी, जो हमारी नई वस्तु होगी यहाँ पे सेकंड कंडीशन में, अब इसकी दर्पण से दूरी कितनी होगी, तो अब इसकी दर्पण से जो दूरी होगी वो 10 हो जाएगी, क्योंकि हमने वस्तु को जो है दर्पण की ओर 20 बढ़ा दिया। टोटल दूरी 30 है, तो 30 में से तो 20 हमने खिसका दिया, तो जाहिर सी बात है कि जो दर्पण है और जो वस्तु है उसके बीच की दूरी कितनी बचेगी 10। अब जो नया प्रतिबिंब बनेगा इस 10 वाले से, तो ये भी हमारा कितनी दूरी पर बनेगा, ये भी हमारा जो प्रतिबिंब है वो हमारा जो दर्पण है उससे 10 सेंटीमीटर ही दूर पर, क्योंकि हमने वही पढ़ा है कि अगर वस्तु की दूरी 30 है तो दर्पण की दूरी भी 30 होगी। अब अगर वस्तु की दूरी अगर 10 हो गई है तो बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी भी दर्पण से 10 होगी। तो हमसे पूछा गया है तो बनने वाले प्रतिबिंब तथा वस्तु की अंतिम स्थिति के मध्य दूरी, तो बनने वाला प्रतिबिंब हमारा ये है और वस्तु की जो अंतिम स्थिति है ये है, तो इनके बीच की हमें क्या बताना है दूरी बताना है। तो देखिए इनके बीच की दूरी क्या होगी, ये 10 और ये 10 जोड़ लेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, इनके बीच की जो दूरी हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। इसमें आपको कुछ हल नहीं करना है, बस आपको फिगर को अच्छे से समझना है। फिर से ध्यान दीजिए, पहले वस्तु की दर्पण से दूरी 30 सेंटीमीटर थी तो प्रतिबिंब भी दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब वस्तु को 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया गया है तो अब इसकी जो दर्पण से दूरी है वो 10 बचेगी। अब 10 सेंटीमीटर दर्पण से दूर है तो उसका प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब जो प्रतिबिंब बना है, अब जहाँ पर वस्तु है अंतिम पर, उनके बीच की दूरी पूछी गई तो ये 10 और ये 10 जुड़ के कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको फिगर बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हम देखने वाले हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे 8वां क्वेश्चन लिखा है कि यदि समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर है, तो यहाँ पे 2 समतल दर्पण हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है, यदि 2 समतल लिख लीजिए यहाँ, यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर, यानी थीटा की वैल्यू जो है 60 अंश दी गई है, तो बोला गया है तो उनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। तो हमने आपको फार्मूला बताया था कि n बराबर जो होगा वो 360 बटे थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 60 दी गई। तो 360 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से 36 को काटेंगे तो 6 आएगा। तो n बराबर हमारा 6 आया है, और सम वैल्यू है, हमने कहा था अगर सम वैल्यू आएगी तो उसमें से एक माइनस कर दीजिए, यानी जो बनने वाले प्रतिबिंब होंगे वो कितने होंगे आपके 5 हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए 6 भी दिया है 5 भी दिया है, तो ध्यान रखना है आपको विषम वाला आंसर लगाना है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे समतल दर्पण के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।